ये कहानी है एक जंगल की वफादार हिरन का। इस कहानी को देखने में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए इस कहानी को पूरा देखें, एंड तक बहुत मज़ा आने वाला है। कैसे एक हिरन बचाती है एक बच्चे की जान। चलिए दिखाते हैं पूरी कहानी। अब बहुत मज़ा, लास्ट तक जरूर देखिएगा कहानी को, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। तुझे घर से बाहर निकाल रही हूँ। सुनिए जी, आप तो कुछ कहिए ना, रोकिए ना माँ जी को। मैं कहाँ जाऊंगी इस घर को छोड़कर, मेरा तो आपके सिवा और कोई नहीं है। माँ सही कह रही है, एक के बाद एक बेटियां पैदा करती जा रही है तू। अरे मैंने तो सोचा था कि इस बार तुझे बेटा होगा, लेकिन नहीं, तू तो बेटियां ही पैदा कर रही है। मुझे बेटियां होती है, इसमें मेरी क्या गलती है? देखा बेटा, एक तो गलती करती है और ऊपर से जबान भी चला रही है। देख क्या रहा है, निकाल दे इसे इस घर से बाहर। केशव मधु का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है। मधु की गोद में उसकी नवजात बेटी भी थी। दरअसल मधु को पहले 3 बेटियां थी। बेटे की चाह में उसके पति और सास मधु से चौथी बार बेटे की आस लगाए बैठे हुए थे, लेकिन इस बार भी उसने एक बेटी को जन्म दिया और उसे घर छोड़कर बाहर जाना पड़ा। मधु बहुत दूर तक चल कर आई थी, बहुत थक गई थी और प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। उसे दूर एक नदी दिखाई दी और वो नदी के पास आ गई। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत आभार, कम से कम पानी तो दिखाई दिया। कितनी प्यास लगी है, मेरी बच्ची को भी भूख लगी है, लेकिन क्या करूं, मैंने ही कुछ खाया नहीं है तो इसे दूध कैसे पिलाऊं? बेटा, मैं अभी पानी पी कर आती हूँ, फिर हम थोड़ी और आगे चल जाते हैं। फिर मैं देखती हूँ खाने का कोई इंतजाम होता है क्या। हाँ मेरा बच्चा। ऐसा कहकर मधु बच्ची को नदी के किनारे पर रखकर खुद पानी पीने के लिए नदी के पानी में उतर जाती है, लेकिन थकान की वजह से वो फिसल जाती है और पानी की तेज बहाव में बह जाती है। बच्ची बहुत रो रही होती है। नदी के पास ही एक जंगल था। कुछ देर के बाद जंगल से कुछ हिरनें पानी पीने के लिए नदी पर आती हैं। वहाँ उस नवजात बच्ची को देखकर, अरे कितनी छोटी बच्ची है ये, इसे ऐसे कौन छोड़ कर गया होगा इसे? माया बहन, लगता है कि ये बेटी है, इस कारण से कोई इसे छोड़ कर गया होगा। सुना है कि कुछ इंसान सिर्फ बेटे की चाह करते हैं। अगर उनके घर में लड़की ने जन्म लिया तो वो इसे ऐसे ही कहीं सुनसान जगह पर छोड़ कर जाते हैं। कितने निर्दय होते हैं ऐसे इंसान। कोई अपने ही बच्चे को ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकता है? और माँ जन्म देने वाली माँ का दिल नहीं दुखता? हिरन माया को उस बच्ची को देखकर बहुत दुख होता है। फिर काया छाया, मैं सोच रही हूँ कि हम इसे अपने साथ अपने जंगल में ले जाते हैं। इसे यहाँ ऐसे छोड़ना इस बच्ची के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन माया दीदी, हम इसे अपने साथ कैसे रखेंगे? हमारे ही रोज के खाने पीने का ठिकाना नहीं होता, इसे क्या हम खिलाएंगे? छाया सही बोल रही है बहन, हम तो पेड़ के पत्ते हरी घास खाकर गुजारा करते हैं, लेकिन इसे तो दूध पीने की जरूरत है, वो हम इसे कहाँ से देंगे? वो सब बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसे यहाँ से ले जाना ज्यादा जरूरी है। हिरन माया बाकी 2 हिरनों के साथ बच्ची को लेकर जंगल में चली जाती है। जंगल में जाने के बाद छाया, कुछ दिनों पहले मिट्टी हथनी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। हम इस बच्ची को उसका दूध पिला सकते हैं। लेकिन इंसान के बच्चे के लिए हथनी का दूध? वो एक माँ का दूध है छाया, बच्चे के लिए तो अमृत होता है। हिरन माया के कहने पर बच्ची को मिंटी हथनी का दूध पिलाया जाता है। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगती है। मिंटी हथनी और उसका बाकी हाथी परिवार भी अब बच्ची को अपना मानने लगा था। एक दिन, हमें अब इस बच्ची का कुछ नाम रखना चाहिए। हाँ, कब तक हम इसे बच्ची बच्ची कहें? इसकी आंखें बिल्कुल हमारे जैसी हैं। मुझे लगता है कि हम इसका नाम मुर्गाछी रखें। हाँ, बहुत अच्छा नाम है। उस दिन के बाद सब बच्ची को मुर्गाछी कहकर बुलाने लगते हैं। एक दिन जंगल का राजा शेर हिरन की गुफा के पास आता है। उसे इंसान की गंध आती है। फिर
यहीं से आ रही है सुगंध। हाँ, यहाँ एक बच्ची है, इसे खाकर मजा आ जाएगा। शेर मृगाक्षी की तरफ बढ़ने लगता है। तब सभी हिरनें उसके सामने आती हैं। वनराज, इस बच्ची को छोड़ दीजिए, इसे खाने का विचार अपने मन से निकाल दीजिए। तुम कौन होती हो मुझे ये बताने वाली? वनराज, ये मेरी बेटी जैसी है, मैंने इसे पाला है, ये बहुत छोटी है, चाहो तो आप मुझे खा लो, लेकिन इस बच्ची को नहीं। नहीं, तुम सब जानवरों का मांस बहुत खा चुका हूँ। इस इंसान की गंध मुझे इसे खाने पर विवश कर रही है। लेकिन हाँ, तुम्हारी बात भी सही है, ये अभी बहुत छोटी है। शेर वापस चला जाता है। हिरन को लगता है कि उसके कहने पर शेर ने अपना दयालुपन दिखाया है। 5 साल बीत जाते हैं। सभी हिरनें खाने की तलाश में कहीं गई हुई थी। मृगाक्षी अकेली गुफा में बैठी थी। तभी शेर वहां आया और अकेली है ये बच्ची आज। बेटी, आओ मेरे साथ आओ। आप कौन है? मैं तुम्हारा मामा हूँ, शेर मामा। तुम्हें पता है, मैं इस पूरे जंगल का राजा हूँ। चलो मेरे साथ मेरी गुफा में, मेरे पास खाने की बहुत चीजें हैं और बहुत खिलौने भी हैं। तुम्हें खेलना है? हाँ मामा जी, मुझे खेलना है। तो चलो, जब माया वापस आएगी तब मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। शेर की बात सुनकर मृगाक्षी उसके साथ चली जाती है। कुछ देर के बाद जब हिरन वापस आती है तब उसे मृगाक्षी कहीं नहीं दिखती। सभी हिरनें मृगाक्षी को जंगल में ढूंढते हुए शेर के गुफा के पास आकर पहुंचती हैं। वो देखती हैं कि शेर मृगाक्षी के साथ खेल रहा था। उसके चेहरे के भाव देखकर माया समझ गई कि शेर इसे बहाने से लेकर आया है और इसे खाने वाला है। मृगाक्षी, चलो, मैं आ गई हूँ। माँ, मामा जी के साथ खेलने में मजा आ रहा है, खेलने दो ना। हाँ माया, तुम जाओ, हमें खेलने दो, बहुत मजा आ रहा है, थोड़ी देर और। मैं समझ गई हूँ वनराज, आप इसे क्यों यहाँ लेकर आए हैं। मुझे तो लगा था कि उस दिन आप मेरी बात मानकर वापस चले गए थे, लेकिन आपका इरादा तो कुछ और ही था। बिल्कुल सही समझ रही हो माया। उस दिन तुमने कहा था कि अभी ये बच्ची छोटी है। मैंने सोचा इतनी छोटी बच्ची को खाकर वैसे भी मेरी भूख नहीं मिटेगी, इसीलिए मैं इंतजार कर रहा था कि ये बड़ी हो जाए। वनराज, छोड़ दो उसे। शेर माया की बात नहीं मान रहा था। तभी हिरन माया ने हिरन छाया और काया को इशारा किया। वो दोनों मिंटी और बाकी हाथियों के पास मदद मांगने गई। मिंटी और बाकी हाथी भागकर शेर की गुफा के पास जाने लगे। उनके भागने से जमीन हिलने लगी और शेर हड़बड़ा गया। इसी मौके का फायदा उठाकर माया मृगाक्षी को लेकर गुफा से बाहर आई। शेर की गुफा जोर जोर से हिल रही थी और उसके पत्थर गिरने लगे थे। उनके पत्थर के नीचे दबकर शेर की मौत हो जाती है। आखिरकार इस दुष्ट वनराज का अंत हो ही गया। कुछ साल बीत जाते हैं। मृगाक्षी अब जवान हो गई थी। वो बहुत सुंदर लगने लगी थी। एक दिन राजसभा में हमें एक नया महल निर्माण कराना है, इसीलिए बहुत बड़ी भूमि की आवश्यकता होगी। प्रधान जी, हमारी राज्य भूमि कहाँ उपलब्ध हो सकती है? महाराज, हमारे राज्य की सीमा पर एक बहुत बड़ा जंगल है। वहाँ की भूमि का एक टुकड़ा यदि हम महल बनाने के लिए उपयोग में लाएं तो उचित होगा। ठीक है, कल ही सैनिकों को भेजकर वन के उस भाग को खाली करा लिया जाए। अगले दिन चारुदत्त के सैनिक जंगल में पेड़ तोड़ने के लिए आते हैं। तभी मृगाक्षी उन्हें रोक लेती है। वो फिर भी पेड़ तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी उठाते हैं। तब मृगाक्षी खुद पेड़ को लिपटकर खड़ी हो जाती है। सैनिक कुछ कर नहीं पाते और वापस राजमहल लौट जाते हैं। महाराज, जंगल में एक सुंदर युवती थी जिसने हमें पेड़ नहीं काटने दिए। जब हम जबरदस्ती एक पेड़ काटने गए तब वो खुद एक पेड़ को पकड़कर खड़ी हो गई। फिर हम कुछ नहीं कर पाए। एक युवती,
और वो भी इतनी साहसी। सेनापति ध्रुव, आप जाकर इस विषय में ज्यादा जानकारी प्राप्त कीजिए कि वो युवती कौन है और क्या चाहती है। सेनापति ध्रुव महाराज का आदेश लेकर जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं, लेकिन वो सेनापति का नहीं बल्कि एक सामान्य मनुष्य का भेष धारण करके जाते हैं। वो देखते हैं कि मृगाक्षी पेड़ पर बैठी हुई थी और वो बहुत मायूस थी। उसकी सुंदरता देखकर ध्रुव मोहित हो जाते हैं। मृगाक्षी के आसपास बाकी जानवर भी होते हैं। फिर तुम कौन हो कन्या, और इतने सारे प्राणियों के बीच तुम्हें भय नहीं लगता? मैं मृगाक्षी हूँ और ये सभी मेरे परिवारजन है। ये जंगल ही मेरा घर है, मुझे किससे भय? क्या ये जंगल तुम्हारा घर है? हाँ, लेकिन आप कौन हैं और मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो एक यात्री हूँ, आगे के राज्य में जा रहा हूँ। विश्राम करने के लिए रुक गया था। तुम्हें इन सभी जानवरों के बीच देखा तो मुझे लगा कदाचित तुम्हें सहायता की आवश्यकता होगी, इसीलिए चला आया। यहाँ मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। मैंने अभी किसी राजा के कुछ सिपाहियों को वापस भेजा है। वो यहाँ हमारे ये पेड़ काटने आए थे। हाँ, मैंने भी सुना है महाराज चारुदत्त को एक नया राजभवन बनाना है। हाँ, तो वो बनाए राजभवन, लेकिन यहाँ क्यों? ये जंगल तोड़कर क्यों बनाना है उन्हें राजभवन? कहीं और भी तो बना सकते हैं। उन्हें पता नहीं है कि एक पेड़ को काटना 100 हत्याओं के बराबर होता है। वो क्यों इतना बड़ा पाप अपने सर पर ले रहे हैं? वाह, ये सारी शास्त्र की बातें तुमने कहाँ पढ़ी हैं? मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन यहाँ कई साधु और योगी आकर ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं। उनसे ही मैंने ये सुना है। मुझे तो लगता है कि किसी को महाराज को ये बात जाकर बताने की जरूरत है। ध्रुव पहले ही मृगाक्षी के सौंदर्य पर मोहित हो गया था। अब उसकी बातें सुनकर उसे मृगाक्षी से और भी प्रेम हो जाता है। वो चारुदत्त के पास आकर उन्हें समझाता है कि जंगल काटना उचित नहीं है। चारुदत्त को भी ध्रुव की बात उचित लगती है। ध्रुव अब रोज मृगाक्षी से मिलने आता है। दिन बीतते हैं और मृगाक्षी को भी ध्रुव से प्यार हो जाता है। एक दिन एक बहुत बड़ा अजगर हिरण माया को पकड़ लेता है और उसे निगलने लगता है। ये देखकर मृगाक्षी उस अजगर पर पत्थर मारने लगती है, लेकिन अजगर टस से मस नहीं होता। मृगाक्षी को लगता है कि अब उसकी माया नहीं बचेगी। तभी ध्रुव वहाँ आकर अपने धनुष से बाण छोड़ता है और उस अजगर को मार डालता है। मृगाक्षी माया को अजगर के मुंह से बाहर निकालती है। कौन हो तुम? तुम कोई सामान्य इंसान नहीं हो सकते। तुमने इतना सही निशाना कैसे साधा? अब तुम्हें क्या सत्य बताना ही पड़ेगा। मैं महाराज चारुदत्त का सेनापति ध्रुव हूँ। मैं तुम्हारे बारे में जानकारी प्राप्त करने आया था, क्योंकि तुमने उस दिन सैनिक को जंगल तोड़ने से मना किया था, लेकिन मुझे देखते ही तुमसे प्रेम हो गया। तुम मेरे बारे में कुछ गलत धारणा ना बनाओ, इसीलिए मैंने तुमसे सत्य छुपाए रखा। मृगाक्षी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। बेटी मृगाक्षी, ये लड़का सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम इसके साथ विवाह करके सुखी हो जाओ। लेकिन माँ, अगर मैं चली जाऊंगी तुम अकेली हो जाओगी। नहीं बेटा, मुझे तो खुशी है कि मेरी बेटी सुख में है। तुम कब तक ऐसे जंगल में भटकती रहोगी? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तू एक नवजात बच्ची थी। मैं तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपने साथ जंगल में ले आई थी, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो, अपना ख्याल खुद रख सकती हो और सेनापति जी जैसे योद्धा को अपने पति के रूप में पाकर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मृगाक्षी, तुम चाहो तो हम इस हिरण को अर्थात तुम्हारी माँ को अपने साथ ले जा सकते हैं। हमारे भवन के बाहर एक बड़ा बगीचा है, वहाँ पर ये सुख से रह सकती हैं। ध्रुव की बात सुनकर मृगाक्षी खुश हो जाती है। दोनों हिरण को साथ लेकर ध्रुव के घर में चले जाते हैं। वहाँ ध्रुव और मृगाक्षी का धूमधाम से विवाह हो जाता है। हिरण अब मृगाक्षी के साथ सुख और सुरक्षा से बाकी का जीवन व्यतीत करती है। स्वर्ग लोक में गंधर्व कन्या लावण्या
कमल उद्यान में घूम रही थी। लावण्या इतनी सुंदर थी कि किसी अप्सरा को भी उसे देखकर ईर्ष्या हो। एक बार जो लावण्या को देख लेता था वो उसे बार बार देखने की कामना करता था। जब वो कमल के फूल पानी से निकाल रही थी तभी वहाँ से एक युवान ऋषि आते हैं। वो कमल के कुछ पुष्प तोड़कर चले जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके पास इतनी सौंदर्यवती खड़ी है। उनका ये व्यवहार देखकर लावण्या क्रोधित हो जाती है। महर्षि, लावण्या उन्हें पुकारती है। महर्षि रुक जाते हैं और जी देवी। महर्षि, कदाचित आप स्वर्ग लोक में अभी अभी पधारे हैं। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ? क्षमा करें देवी, परंतु मुझे आपका परिचय नहीं है। मैं गंधर्व कन्या लावण्या हूँ। पूरे स्वर्ग लोक में मेरी जितनी सौंदर्यवती दूसरी कोई नहीं है। स्वर्ग लोक में ऐसा कोई नहीं जो मुझे एक बार देखकर पुनः पलटकर ना देखे। और आपने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। मैं आपके समीप ही खड़ी थी, परंतु आप कमल पुष्प तोड़कर चले भी गए। ये तो मेरा अपमान है।